Hello, good morning to all of you. हम लोग चैप्टर कर रहे थे लिमिट्स। तो लिमिट्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा उसका डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन, इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन लिमिट्स की, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। RHL LHL अगर दोनों बराबर है और फाइनाइट है तो वो एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद में कि अगर दोनों में से कोई एक डोमेन में नहीं है तो क्या करेंगे, अगर दोनों डोमेन में नहीं है तो क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट है तो वेरियस स्ट्रेटेजीज की लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, लिमिट्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म, और ऑलवेज आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म और इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऑलवेज आइडेंटिफाई द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कभी भी अगर लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले चेक करो कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, सो एक मिनट। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो कभी भी लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो ऑलवेज आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर उसके बाद ही प्रोसीड करो। क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है ना, तुम्हें एक आइडिया भी दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की है तो मतलब इनको एलसीएम लेके क्लब करना है। अगर 1 रेस टू इंफिनिटी है तो ये फिर वो e रेस टू पावर इनटू बेस -1 में चला जाएगा। 0 रेस टू 0 तो एल ऑर्बिटल से करना है, इंफिनिटी रेस टू 0 तो एल ऑर्बिटल से करना है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्मेट है तो इंफिनिटी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे सो दैट कि वो 0 बन जाए, और 0 किसी को ऐड होगी तो वो प्रॉब्लम नहीं देता। तो हम लोग इस तरह से इनडिटरमिनेट फॉर्म को आइडेंटिफाई करके भी क्वेश्चन के अप्रोच ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि RHL LHL चेक करना है कि नहीं करना।
तो क्या होता है ना कि अगर चारों ऑप्शन नंबर्स है, चारों ऑप्शन अगर मान लो नंबर्स है, तो आरएचएल एलएचएल का चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर चारों नंबर है तो इसका मतलब आंसर आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आरएचएल एलएचएल बराबर रही होंगी। नेक्स्ट, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो तो थोड़ा सोचा जा सकता है। अब वो उस क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल या ट्रिग्नो अपॉन ट्रिग्नो है तो जनरली जरूरत नहीं पड़ती आरएचएल एलएचएल की, जनरली जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल है तो आरएचएल एलएचएल लगेगा ही लगेगा। मतलब तुम्हें आरएचएल और एलएचएल चेक करनी होगी अगर मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शन है। और कभी कभी ई रेस टू एक्सपोनेंशियल और लॉग ये भी करवा लेते हैं आरएचएल एलएचएल, पर ये तो श्योर है ये तीनों आ गए आरएचएल एलएचएल चेक हो गए, क्योंकि इनको रीडिफाइनिंग लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये है, अगर मान लो कोई एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो, एक ऑप्शन अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो तो उस केस में तुम्हें आरएचएल एलएचएल चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आंसर की पॉसिबिलिटी है, आरएचएल एलएचएल चेक करना चाहिए। पर ऑलमोस्ट 80% जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलमोस्ट 80% जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद ये चाहता है कि वो स्टूडेंट से पूछे कि भाई लिमिट कैसे निकालते हैं। पर होता क्या है ना, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में भी लिमिट्स चल रही है, तो वो क्या करता है ना, वो क्वेश्चन उधर क्लब हो जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में वो कंटिन्यूटी चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी भी कवर कर ले रहा है। और रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का कवर कर ले रहा है और लिमिट्स भी कवर कर ले रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए ओके, तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 2। तो मैं इसमें एक अलजेब्रा की गलती करता हूँ, एक अलजेब्रा की गलती क्या करता हूँ, दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके लिमिट निकालूं, या लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट करूं, या लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट करूं। तो मैंने ऐसा किया कि लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसकी लिमिट आएगी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, तो इन्फिनिटी। फिर दूसरे वाले में भी क्या है ना, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब है हम तो स्प्लिटिंग तो तभी कर सकते हैं जब प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब है स्प्लिट गलत किया है, इसका मतलब है कि आपको स्प्लिट नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि स्प्लिट नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, जो करना है इसको इधर ही रख के करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स क्यूब इंटू 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 3x एस टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x एस टू 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। 3x एस टू 4 3x एस टू 4 कैंसिल हो गया, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाउ टू हैंडल द इन्फिनिटी, डिवाइड करके, तो ऊपर x क्यूब से डिवाइड कर दो, ऊपर x क्यूब से डिवाइड कर दो और नीचे x क्यूब से डिवाइड कर दो। ऊपर x क्यूब से किया, नीचे भी x क्यूब से, तो x क्यूब से करेंगे तो
इसको एक्स स्क्वायर से और इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो 3 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2 बाई एक्स। तो देखो अब मैंने क्या किया, एक तरह से एक्स क्यूब को कॉमन लिया है, तो ये कट हो गया। जैसे ही कट हुआ, हो सकता है इनडिटरमिनेट फॉर्म चली गई, चेक कर लेते हैं। अगर एक्स को इन्फिनिटी रखने के बाद भी अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो मतलब आगे सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रही तो आंसर आ चुका है, तो देखो x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 प्लस 0, 3 माइनस 0, 3 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 2/9। नेक्स्ट, तो यहाँ ये चैप्टर में बस यही है 80% से ज्यादा का हाउ टू फाइंड द लिमिट और द वेरियस स्ट्रेटजीज हाउ टू फाइंड द लिमिट। नेक्स्ट, तो हमने कुछ ऐसे फॉर्म्स वगैरह भी किए अभी तक। दो स्ट्रेटजी सीखी अपन ने, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। फिर कल लास्ट मैंने जो कराया था वो था सीरीज एक्सपेंशन। तो मैंने बाइनोमियल सीरीज, ई रेज टू एक्स की सीरीज, ln 1 प्लस एक्स की सीरीज, फिर ट्रिगो में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स की सीरीज, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की सीरीज। बच्चों को ज्यादा इश्यू नहीं आता क्योंकि एल ऑर्बिटल है इसमें, तो एल ऑर्बिटल बहुत पावरफुल है, तो उससे क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट, सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन लेके बता देता कि सीरीज एक्सपेंशन कैसे काम करती है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्वेश्चन है cos x रेज टू 1/3 माइनस cos x रेज टू 1/2 अपॉन sin स्क्वायर x। अब यहीं पे अगर cos x और sin x की सीरीज एक्सपेंशन लगा दूंगा तो रेज टू 1/3, तो cos x खुद एक बहुत सारे टर्म्स का एक्सपेंशन, फिर रेज टू 1/3, तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें एक फंडा है सब्स्टिट्यूशन। तो cos x को मैंने एक सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय। अच्छा, कभी भी ध्यान में रखो, लिमिट कभी टेंडिंग 0, टेंडिंग इंफिनिटी के अलावा अगर कोई नंबर आता है, कभी भी अगर टेंडिंग 0, टेंडिंग इंफिनिटी के अलावा कोई नंबर आता है तो पुट a प्लस एच और a माइनस एच, पुट a प्लस एच और a माइनस एच। तो कभी अगर 0 और इंफिनिटी के अलावा कोई नंबर आता है तो पुट a प्लस एच और a माइनस एच। तो cos x raised to 1/3 minus cos x raised to 1/2 upon sin square x। तो cos x को मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब वेरिएबल y चलेगा। तो पहले x चल रही थी तो इसलिए x टेंडिंग टू, लेकिन अब y चलेगी तो फिर y टेंडिंग टू। तो क्या y टेंडिंग टू व्हाट, तो x टेंडिंग टू 0 तो y टेंडिंग टू 1। अब ये देखो, अब यहाँ पे कैलकुलस अपना रोल दिखाती है कंसेप्चुअली, ऐसे ब्लाइंडली नहीं चलेगा। ये कोई बायोलॉजी नहीं है ना, डायग्राम बना दिया और वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, अमीबा, बैक्टीरिया, पता नहीं। तो फंडा क्या है, अब x टेंडिंग टू 0 के दो मतलब है, 0 प्लस और 0 माइनस, तो सही है। 1 के भी दो मतलब है, 1 प्लस और 1 माइनस, पर y इक्वल टू cos x है और cos x 1 प्लस हो ही नहीं सकता क्योंकि cos x 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो वो 1 माइनस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस। तो ये आ गया y रेज टू 1/3 माइनस y रेज टू 1/2 अपॉन sin स्क्वायर x यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस y स्क्वायर। अब फिर से ये अप्रोच ध्यान में रखो, कभी भी अगर टेंडिंग 0, टेंडिंग इंफिनिटी के अलावा कोई नंबर आ जाता है ना, तो यू कैन पुट a प्लस एच और a माइनस एच। क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो RHL से निकालू चाहे LHL से निकालू सेम ही आने वाली है। और एक और रीजन होगा क्या, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारी काफी सारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, वो टेंडिंग 0 को लेकर ही है। हमारी जो काफी सारी फॉर्मेट्स हैं वो टेंडिंग 0 को लेकर ही है। ओके, तो ठीक है, तो y को रख देंगे 1 माइनस एच, तो अब हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच रेज टू 1/3 माइनस 1 माइनस एच रेज टू 1/2 अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर।
तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पे लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज, वो आती है 1 प्लस nx यानी -1/3 इंटू h प्लस समथिंग ऑफ h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर दूसरी वाली आ जाएगी -1 माइनस h/2 प्लस ऐसे h स्क्वायर डॉट 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 समथिंग। नीचे आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 कैंसिल हो गया, h का टर्म क्लब कर लिया, तो h का टर्म क्लब किया तो कितना आया, ये 1 माइनस ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इंटू h प्लस समथिंग ऑफ h स्क्वायर प्लस समथिंग ऑफ h क्यूब डॉट 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 अपॉन नीचे आ जाएगा 2h माइनस h स्क्वायर। तो देखो, तो ऊपर नीचे एक एक h कैंसिल हो रहा है, तो होगा क्या, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/2 माइनस 1/3 होता है 1/6 प्लस समथिंग ऑफ h प्लस समथिंग ऑफ h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस h। अब नोटिस करना, h को कैंसिल होने से पहले ये थी फॉर्मेट 0/0। एक्चुअली तुम अगर शुरू से देखोगे तो वो 0/0 0/0 0/0 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है, पर जैसे ही h कैंसिल हुआ अब ये 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आगे का भी 0 हो जाएगा, तो 1/6 अपॉन 2, तो 1/12, तो आंसर आ जाएगा 1/12। नेक्स्ट, तुम्हारे जो 12th बोर्ड होता है उसके अंदर है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म्स आती हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स तुमको फॉलो करनी है, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉलो करनी है। हाँ बोलो। वो जो आपने सीईटी का भेजा, तो हमें वो उसमें बायो का भी देना पड़ता? नहीं, बायो का उनके लिए, फार्मेसी वालों के लिए। अच्छा, तो हमें दो ही पेपर देने पड़ते ना? हाँ, तुम्हें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और ये देना पड़ता मैथ्स, एक एक रहता फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का और एक रहता है मैथ्स का। ये दिखा भी है ना, फंडा पता क्या रहता है, ये लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक साथ रखते हैं, तो वो वो इंजीनियरिंग वाला भी दे सकता है और मेडिकल वाला भी दे सकता है, और फिर जो इंजीनियरिंग वाला होगा वो मैथ्स का देगा दूसरा पेपर, और जो फार्मेसी वाला होगा या मेडिकल वाला होगा वो बायोलॉजी का देगा, ऐसा रहता है। और अगर किसी के पास जनरल ग्रुप है, अगर किसी के पास जनरल ग्रुप है तो वो तीनों दे सकता है उस केस में, है ना, चलेगा। वही है, पहले वाला ही पैटर्न है जो पहले से चलता आ रहा है। सर, और उसमें पोर्शन कौन सा डिलीट किया है? डिलीट तो बोला नहीं है उसने कुछ, बल्कि उसने तो नहीं, डिलीट नहीं किया सीईटी में। सीईटी में उसने बोला है कि 11th का 20% है और 12th का 80% पोर्शन है, वेटेज है, वेटेज है। सर वो 11th का, फिफ्थ पॉइंट, वो हाँ महाराष्ट्र बोर्ड के बुक पे रहता है क्या? हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक पे है। तो 11th का 20% वेटेज, और 11th के जो 20% वेटेज है वो किन चैप्टर पे है, मतलब फंडा क्या है कि 11th के उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेपर है, 10 चैप्टर है, तो 11th के कुछ तो 10 चैप्टर्स हैं, और 12th के होंगे जो भी हैं 15 मान लो, तो होगा क्या, ये तो हो गए चैप्टर्स। अब आता है पेपर, जो है वो टोटल है 100 मार्क का पेपर है, टोटल 100 मार्क का, तो उसमें से जो 80 मार्क्स का पेपर होगा वो 12th से आएगा और 20 मार्क्स का पेपर 11th से आएगा, ये फंडा है। हाँ, क्या बोल रहे तुम? सर उसमें वो पॉइंट दिए वाला होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग पोर्शन व्हिच इज डिलीटेड बाय महाराष्ट्र राज्य। ऐसा लिखा है क्या
मैं चेक करता एक मिनट, 5th A चेक point है। करता द होल सिलेबस, हाँ which is related to महाराष्ट्र। तो ठीक है, हाँ तो फिर इन्होंने जो स्टेट बोर्ड में जो डिलीट किया है ना, तो उसी को, और वो करना भी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि अब बोर्ड में वो डिलीट करेगा और सीईटी में देगा तो बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो फिर अब तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे इस बार का जो एचएससी है उसके सिलेबस में जो सिलेबस है वही है तुम्हारा, है ना। वो डिलीट वाला देखना पड़ेगा क्या क्या किया है, वो मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम है वैसे तो हो जाता, और वो थोड़ा लॉजिकली समझ में भी आ रहा है, क्योंकि पूरे स्टूडेंट्स को सेम चीज मिलनी चाहिए ना, नहीं तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि यार तुम बोर्ड में कुछ और बोलोगे और सीईटी में कुछ बोलोगे, तो मैं फिर बच्चा मेहनत कैसे करेगा, दोनों कैसे कवर करे, चलेगा। तो ठीक है, तो अच्छा है, चैप्टर कम हो गए। सी देख क्या है ना, तुम मेंस एडवांस के प्रिपरेशन वाले बच्चे हो, जितने कम डिफिकल्टी होगी ना तुम्हारा कंपटीशन उतना बढ़ जाएगा, सही बोलूं तो फर्क ये पड़ता है, पर ठीक है। और सर उधर उन्होंने लिखा है कि डिफिकल्टी लेवल अभी जेई मेंस के हिसाब से रहने वाला है। इन्होंने हाँ वो हाँ जो आपने भेजा पीडीएफ। ऐसे क्या, हाँ तो ठीक है चलता है, पर वो पिछले 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा ऐसा, क्योंकि मैं वो काफी टाइम से देख रहा हूँ। तो पहले जो सीईटी होती थी ना, तो सीईटी में क्या रहता था कि पूरा 12th बोर्ड आता था, 11th नहीं आता था। तो पिछले ये 1-2 साल से आने लगा है 11th का भी, और दूसरा ये काफी टाइम से चल भी रहा है कि जेई में इनके साथ कंपेयर करने का। तो फंडा ये है कि दे विल गिव सम न्यू क्वेश्चंस, पर एक्चुअली क्या होता है ना, वो पहले क्या होते थे रिपीटिंग क्वेश्चंस हो जाते थे, अभी शायद न्यू क्वेश्चंस बना देंगे, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इतना आ जाते बच्चों के मार्क्स। हाँ ये है कि सीईटी में तुम्हें ना एक सेपरेट पेपर प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं कंडक्ट करूंगा ना पेपर्स, मैं तुम्हारे मैथ्स के पेपर्स कंडक्ट करूंगा, तो उसमें स्पीड का इश्यू चला जाएगा, हो जाता है वो मैनेज हो जाता है। अभी तो मेंस लेवल पे क्या होता है ना, ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं कई बार, पर हाँ लेकिन प्रैक्टिस 100% लगेगी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे को जब पहला दूसरा मॉक टेस्ट देता है ना, तो उसका मैनेज नहीं होता 1.5 घंटे में पूरा पेपर, पर जब फिर और पेपर का प्रैक्टिस करता है ना, तो उसका मैनेज होना चालू हो जाता है गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है चलेगा, एनीथिंग एल्स? तो बाकी अभी फॉर्म्स वगैरह चालू हो जाएंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह के, तो तुम ध्यान में रखना। तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट जो है मेंस हो गया, एक एडवांस हो गया, बिट सेट हो गया, 12th बोर्ड हो गया, सीईटी हो गया, ये तो कंपलसरी है ये तो। हाँ बिट सेट का जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि उसका फीस बहुत ज्यादा है, तो उसका फीस अराउंड 5-5.5 लाख है, और जबकि बाकी सबके ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख में काम हो जाता है, तो वो एक सेपरेट इशू है। बाकी और ये भी ध्यान में रखना कि बोर्ड में टोटल एग्रीगेट 80% के ऊपर लानी है, और पीसीएम ये भी 80% के ऊपर लाना है, आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर मैंने बच्चों के देखे हैं, बहुत आए, भर के आए, पर कई बच्चे क्या रह भी जाते हैं, कोई 5 मार्क्स से रह गया, 75% क्राइटेरिया है ना, कोई 5 से रह गया, कोई 4 से रह गया, ऐसा भी होता है। तो ऐसा मत छोड़ो कभी, 5 से रह गया, 4 से छोड़ो, या तो पूरा गंदा ही करो, यानी तो पूरा ही अच्छा करो, आधा अधूरा किया ना तो साला सभी रोते हैं उसमें, है ना। तो करना है तो पूरा ही बुरा करो, नहीं तो पूरा ही अच्छा करो, पूरा बुरा तो करोगे नहीं तुम अभी, तो इससे अच्छा है कि अच्छा ही करो, है ना। और सर वो ये है मतलब सीईटी में मैथ्स के 50 क्वेश्चन है और उसके लिए 90 मिनट्स है, और हाँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 100 है और उसे भी 90 मिनट्स है।
हाँ, उसमें मैं बताता फंडा, वो हो जाता है। अगर तुम है ना 4-5 पेपर का प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 90 मिनट्स में वो 100 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और मैथ्स में भी 90 मिनट में आराम से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है ना, काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और मैथ्स में है ना, मैथ्स में कुछ थोड़े बहुत थ्योरेटिकल टाइप के भी रह जाते हैं उसके, हो जाते हैं, मतलब ओरली सॉल्व होने लगता है, तो इश्यू नहीं आता वो 90 मिनट्स का। बच्चों को लगता है देख के कि ये ऐसा है। और मैं बता रहा ना, तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस है ना, तो तुम मैथ्स का पेपर 60 टू 70 मिनट्स के अंदर खत्म कर सकते हो। और फिजिक्स का पेपर भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी ना, तुम 60 टू 75 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। होता है, मैंने देखा है काफी। जो अच्छे बच्चे हैं ना, जिनके जो रैंकर्स टाइप के हैं, वो लोगों का तो 60 मिनट के अंदर ही हो जाता है। फिर जो जेई मेन एडवांस के पेपर वाले बच्चे होते हैं, उनका भी हो जाए। सी उसका फंडा यही है, तुम्हें आता होगा तो करते जाओगे, नहीं आता होगा तो छूटता जाएगा, फंडा ये है। लेकिन टाइम कम नहीं पड़ता, ये तुम वो ऐसा पहले होता था। मैं जब दिया था ना, तो मैं 2002 और 2003 में ये दिया था AIEEE, तो मेरे 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस आते थे। और तुम्हारे अभी कितने आते हैं? तुम्हारे आते हैं 75 क्वेश्चंस। वही है, 3 घंटे हैं, मेरे भी 3 घंटे थे, तुम्हारे भी 3 घंटे थे। पर मेरा वाला एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट AIEEE था, ये सेकंड AIEEE था। तो अब हमारे टाइम पे जब 150 आते थे तो हम पागल हो जाते थे, कितने करेंगे। तो फिर हमें बाद में समझ में आया, बस करना है, करते रहो। तो बाद में हम एग्जाम के बाहर निकल के आके ये पूछते थे, अरे तूने कितने किए? अबे मैंने तो 100 के ऊपर किए। साला वो जैसे ही बोलता तो टेंशन आ जाता, यार इसने तो 100 के ऊपर किए हैं, मैंने तो साले 90 किए हैं, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो ऐसे होलसेल में करते थे, कोई 130, 120, 150। फिर रॉन्ग भी ऐसे होलसेल में आते थे। मतलब हम लोग ऐसे करते थे, 130 अटेम्प्ट किए और उसमें से कुछ तो 30-35 गलत होते थे, पर आ जाता, मार्क्स वही आता है, कट ऑफ वही रहती थी। जो कट ऑफ आज है ना, वही कट ऑफ उधर भी थी। तो ऐसा, तो तुम खुद देख सकते हो ना कितना ह्यूज डिफरेंस है। पर धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया कि 150 क्वेश्चन बच्चों को 3 घंटे में देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि 3 घंटे में 75 दो, और बच्चे का दिमाग पूरा निकल के आएगा उसके अंदर। तो अभी जाके ये 75 हुआ। पहले 150 था, फिर 150 का 135 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 105 हुआ, फिर 90 हुआ। ये काफी चला 90 वाला, ये 90 वाला बहुत चला। फिर 2020 में 75 आया, फिर 2020 में 75 आया है, 2019 में भी 90 था, और 2021 तो बिल्कुल ही नया आया है, 75 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस। ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 10। मतलब सरप्राइज देते मेरे कि बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव तो दिया है, साथ में चॉइस भी दे रहा है कि भाई कोई से भी अटेम्प्ट करो। अरे ऑब्जेक्टिव में वैसे ही 4 ऑप्शन दे दिए भाई, बच्चा वैसे ही ABCD में से कुछ तो टिक कर ही लेगा। तो ऐसा, तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड ही है एक तरह से। बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि 75 क्वेश्चन इज गुड इनफ फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं फॉर्म्स का बोल रहा था, तो ये तो कंपलसरी वाले फॉर्म्स हैं, लेकिन इसके साइड में ना और भी चल रहे होंगे। एक IIIT हैदराबाद है, उसका वेबसाइट वगैरह चेक करते रहने का। देखो फंडा क्या होता है ना, तो तुम्हें डेली चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन तुमको डेली चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी 4-5 दिन में एक बार चेक करना, जैसे वो ब्रेक होता है ना तुम्हारा पढ़ाई के बीच में, या फिर रहता ही होगा यार, दिन भर 24 घंटे में टाइम तो रहता ही है, घर पे ही हो, तो कभी 15 मिनट सबका देख लिया कि भाई किसी का कुछ आ रहा है क्या। लेकिन ऐसे उनसे नहीं देखने का, ये abra dabra.com, studyadda.com, collegedunia.com,
ये ना ये ऑथराइज नहीं है, और ये क्या करते हैं कुछ भी लिख के पूरा एक फॉर्मेट लिख देते हैं और 2020 की जगह 2021 चिपका देते हैं ये सब। फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, अच्छा पेपर फॉर्म आ रहा है, और ये लिखेंगे कि पता है कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो क्योंकि उनको बस वो अंदाजा बोल रहे हैं। तो कभी भी चेक करना, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, और सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट, सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऐसा। फिर एक और आता है VIT वैलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर तो ये एक है इम्पोर्टेंट जो तुम्हें सेपरेटली भरने होते हैं। फिर एक लक्ष्मी मित्तल LNMI लक्ष्मी मित्तल का है, ये अभी लोग चूज करने लगे हैं। लास्ट ईयर तक मैं नहीं बोलता था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तक, पर इस बार लोग जाने लगे हैं औरंगाबाद से, तो वो भी एक ऑप्शन है अभी। मतलब फंडा ये है, जैसे बिरला, अभी देखो बड़े बड़े लोग हैं, बिरला, लक्ष्मी मित्तल, तो जैसे बिरला का बिट्स पिलानी है, बिरला का बिट्स पिलानी है, उसी तरह से लक्ष्मी मित्तल का है कॉलेज। तो बिरला का बिट्स है, लक्ष्मी मित्तल का LNMIIT है। तो ऐसा है ना। एंड इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी कि भरे नहीं भरे क्या करें। और दूसरे स्टेट का CET देने का कोई सेंस नहीं है, उसका वो फालतू है वो, फिर उसका कोई सेंस नहीं है ना। निकलना होगा तो इसी में ही है सारा, और सब है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, और ये तो है ही फिर तुम्हारा CET तो सबसे आखिरी ऑप्शन। तो तो देखते रहने का, बाकी मेरे को जैसे जैसे पता चलेगा मैं ग्रुप पे डालता रहूंगा, है ना। ओके, सो हम लोग कर रहे थे लिमिट्स। तो लिमिट्स में फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो तुम्हें डायरेक्ट यूज करना होता है। बोर्ड में भी है ना, तुम एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, तुम उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आंसर है n into a raised to n minus 1। तो मेथड 1, put x is equal to a plus h and series expansion, Method 2, factorization. Method 3, L'Hopital. Method 3, L'Hopital, है ना। फिर नेक्स्ट है sin x by x, limit x tending to 0, sin x by x, standard form, limit x tending to 0, sin x by x, standard form। आंसर है 1, very powerful, you can expect questions, very very powerful। तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म जब लगा रहे हो ना, तो उसकी कंडीशंस भी देख लो। तो उसकी कंडीशन क्या क्या है? पहला, ये टेंडिंग 0 होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर टेंडिंग 0 रेडियन है और दोनों सेम है, टेंडिंग 0 रेडियन है और दोनों सेम है, तो आंसर आएगा 1। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई x अपॉन x, तो देखो वो टेंडिंग 0 है, रेडियन में है, पर ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि सेम हो जाए। तो ये हो गया 1 into पाई इज पाई, 1 into पाई इज पाई। नेक्स्ट, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री, जैसे साइन x डिग्री अपॉन x, तो इस बार क्या हो गया, टेंडिंग 0 है लेकिन रेडियन में नहीं है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई x बाय 180, नीचे x, अब सेम बनाना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो जाएगा। आंसर इज पाई बाय 180, आंसर इज पाई बाय 180, ठीक है। और इसका प्रूफ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
sin x by x 1, इसका प्रूफ अपना मेथड 1 सीरीज एक्सपेंशन, मेथड 2 एलोपिटल, मेथड 3 सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सैंडविच, ये वही सैंडविच है लक्ष्मी सैंडविच वाला। तो सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्ले थ्योरम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि देयर इज अ फंक्शन f of x जो किसी से छोटा है और किसी से बड़ा है। तो fx एक ऐसा फंक्शन है, fx एक ऐसा फंक्शन है जो किसी फंक्शन से तो छोटा है और किसी फंक्शन से बड़ा है। तो मतलब ये हो गया fx, ये हो गया gx, ये हो गया hx। तो ये क्या कह रहा है, देखो समझना इसको। अगर x टेंडिंग टू a पे अगर तीनों की स्टडी करें, x टेंडिंग टू a पे तीनों की स्टडी करें, तो x टेंडिंग टू a पर hx की लिमिट है l और x टेंडिंग टू a पे gx की लिमिट है l। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे a की तरफ अगर जाएंगे, a की तरफ अगर जाएंगे तो hx l की तरफ जाएगा, hx l की तरफ जाएगा, gx भी l की तरफ जाएगा। तो अब fx किधर जाएगा? तो फिर fx किधर जाएगा? तो लिमिट x टेंडिंग टू a, fx किधर जाएगा फिर? तो ये पूछ रहा है कि फिर fx किधर जाएगा? तो हो क्या रहा है कि gx l की तरफ जा रही है, hx l की तरफ जा रही है और fx किधर जाएगा? तो वो l से बड़ा है और l से छोटा है, तो वो भी l की तरफ ही जाएगा। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा और 7 से बड़ा हो, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो वो नेचुरल नंबर को 7 ही होना पड़ेगा। तो वैसे ही तो fx की लिमिट l है और gx की लिमिट l है, तो बीच वाले की लिमिट भी l ही जाएगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सैंडविच थ्योरम का। शेंगेज में कई अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसके सैंडविच थ्योरम के। लिमिट कम है लेकिन बहुत कम है, तुम्हें बुक्स में बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। तो देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 से लेके n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम नोटिस करना सबका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में छोटा सा चेंज है, +1 +2 +n। तो अगर ये देखा जाए तो ये सब में से बड़ा है, ये सब में बड़ा है और ये सब में से छोटा है एक्चुअली। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा और बराबर है, लेकिन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n से बड़ा है। फिर सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बड़े वाले से छोटा है और सबसे छोटे वाले टर्म से बड़ा है। तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म सबसे बड़े वाले टर्म से छोटा है और सबसे छोटे वाले टर्म से बड़ा है। फिर इसको ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 3 इनइक्वालिटी में चला गया। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से लेके n अपॉन n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन इक्वल टू n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो ये चला गया देखो सैंडविच थ्योरम में fx gx hx। तो ये fx gx hx। तो हमें बीच वाले के लिए, तो अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी भगाया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भगाया, तो इसकी लिमिट आ जाएगी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो लिमिट आ जाएगी 1। अब इसकी तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो लिमिट आ जाएगी 1। तो फिर बीच वाले की लिमिट भी कितनी आ जाएगी, 1 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये सैंडविच थ्योरम बोलता है। नेक्स्ट, तो जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x है, इसके सैंडविच थ्योरम के प्रूफ में एक स्टेप आती है। sin x by x जो होता है वो 1 से छोटा होता है और tan x by x 1 से बड़ा होता है। तो sin x by x 1 से छोटा होता है और tan x by x 1 से बड़ा होता है। 2 मिनट का ब्रेक यार।
ओके, सो नेक्स्ट है तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, sin x by x is less than 1 and tan x by x is greater than 1। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब तुम sin x का ग्राफ बनाओगे तो x की जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू x, तो बोले 1 सॉल्यूशन। बच्चों से मिस्टेक क्या होती है इसमें, sin x को ऐसे बनाया और y इक्वल टू x ऐसे बना दी तो उसको 3 दिखाई देंगे। अभी डायग्राम बनाना अपने हाथ में ना, मेहंदी समझ के बना दिया तो फिर ऐसा ही दिखेगा, तो इसलिए तो उसको टेक्निकल एनालिसिस लगेगा। ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी बनाया। तो tan x by x में कैसा होता है कि ये tan x है तो x जो होगा वो नीचे से जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर रहेगा। Next, limit x tending to 0 tan x by x, limit x tending to 0 x upon sin x, limit x tending to 0 sin inverse x upon x, limit x tending to 0 tan inverse x upon x। तो अब देखो tan x को लिख सकते हैं sin x upon cos x, तो sin x upon cos x, तो sin x by x हो जाएगा 1 और cos x हो जाएगा 1, तो 1 upon 1 1, तो 1 ये रेसिप्रोकल किया तो 1, ये sin इनवर्स x को थीटा ले लेंगे 1, यहाँ tan इनवर्स x को थीटा ले लेंगे तो आ जाएगा 1, तो लिमिट हो जाएगी 1। तुम इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर कर सकते हो या फिर इनको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं तो sin x में कन्वर्ट करके sin x अपॉन x की फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x into sin 1 by x। कभी भी ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऑलवेज आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो x को 0 रखा तो ये आएगा 0 into sin 0 और sin इंफिनिटी, और sin इंफिनिटी का मतलब है फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि sin -1 से 1 के बीच में देता है, और 0 into फाइनाइट इज नॉट अ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब ये डिटरमिनेट है, तो आंसर इज 0, आंसर इज 0 क्योंकि 0 into फाइनाइट इज 0। अब बच्चों को क्या लगता है ये sin 1 by x अपॉन 1 by x स्टैंडर्ड फॉर्म 1, पर इसमें मिस्टेक क्या हो गई, इसमें मिस्टेक क्या हो गई, ये टेंडिंग 0 नहीं है, ये टेंडिंग इंफिनिटी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से वो टेंडिंग 0 होना चाहिए था, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से वो टेंडिंग 0 होना चाहिए था। तो इसलिए कभी भी लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑलवेज आइडेंटिफाई द इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऑलवेज आइडेंटिफाई द इनडिटरमिनेट फॉर्म। नेक्स्ट है लिमिट, एक मिनट, ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बॉक्स sin x अपॉन x, और एक आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का बॉक्स। तो एक्चुअली मुझे समझाना ये है, एक है बॉक्स लेके लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट निकालेंगे का क्या मतलब होता है, लिमिट निकालेंगे का मतलब होता है अगर इनपुट इधर भाग रही है और आउटपुट भी भाग रही है, तो आउटपुट किसकी तरफ भाग रही है, तो जिस नंबर की तरफ भाग रही है वो लिमिट है, जिस नंबर की तरफ वो भाग रही है वो लिमिट है, ये लिमिट का मतलब होता है। तो इनपुट इज टेंडिंग, आउटपुट इज टेंडिंग, ग्राफ इज टेंडिंग, लिमिट इज एग्जैक्ट। तो जैसे अगर मैंने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1, तो क्या हो रहा है x 0 की तरफ भाग रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ भाग रही है, ग्राफ भी 1 की तरफ भाग रहा है, पर ये जो लिमिट है ये एग्जैक्ट है, तो ये पूरा मिलके एग्जैक्ट आता है। तो इसकी जो लिमिट आई है 1 वो एग्जैक्ट है, मतलब दिस इज 1। तो सेम यहाँ पे अभी उसके ग्राफ का भी स्टडी कर सकते हैं तुम चाहो तो,
अभी उसके ग्राफ का भी देखो ना, अगर मैं इसका तुम्हें ग्राफ बताऊं तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो ये देखो, इनपुट 0 की तरफ जा रही है, आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है, ग्राफ 1 की तरफ जा रहा है और लिमिट 1 है कि किसकी तरफ जा रहा है। अब इधर आते हैं, तो पहले बॉक्स सॉल्व होगा फिर लिमिट सॉल्व होगी। तो sin x बाय x का बॉक्स सॉल्व होगा। बॉक्स क्या कहता है? बॉक्स कहता है कि मैं क्या दूंगा कि मुझे क्या मिल रहा है, और वो क्या मिलेगा sin x बाय x क्या कर रहा है। और sin x बाय x होता है 1 से छोटा, और 1 से छोटे का बॉक्स होता है 0, तो आंसर इज 0। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये है लिमिट और फिर है बॉक्स। तो लिमिट, तो बॉक्स क्या देगा कि इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिलेगा कि लिमिट क्या देगी। लिमिट एग्जैक्ट होती है, तो लिमिट दे रही है 1 और 1 का बॉक्स होगा 1, तो आंसर इज 1। फर्क तुम देख ही रहे हो, है ना। फिर एक और क्वेश्चन ले लो या स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो, स्टैंडर्ड ले लो या क्वेश्चन ले लो, एक ही बात है। अच्छा, बोर्ड की बुक में तुम्हें खुद को भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बोर्ड में ना एल ऑर्बिटल नहीं है तो यूज मत करना, सीरीज एक्सपेंशन नहीं है यूज मत करना, है ना। तो वो एक चीज है कि क्योंकि तुम्हारा सीरीज एक्सपेंशन एल ऑर्बिटल यूज करके कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें तुम्हें। तो बच्चों को लगता है चलो कुछ तो कर देते हैं, तो भला मानुस हुआ तो मार्क्स दे देगा, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, है ना। तो तुम्हें ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं ना, कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अपन अपने मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे अब ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दूंगा क्या कि ये टेंडिंग 0 है, ये टेंडिंग 0 है, रेडियन में है, ये नीचे उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा हाफ, तो आंसर आ जाएगा हाफ। तो जैसे कल को अगर मान लो लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब इसको सेम सेम बनाना पड़ेगा, तो इधर 4 ऊपर 4, तो ये हो जाएगा हाफ, तो आंसर आएगा हाफ इंटू 4 विच इज 2। अच्छा, मेथड 1 सीरीज एक्सपेंशन, cos x का सीरीज एक्सपेंशन कर दो। मेथड 2 गोल्ड फॉर्मूला, 1 माइनस cos x को लिखो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और फिर उसमें लगा दो स्टैंडर्ड फॉर्म। मेथड 3 एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल में इसको डेरिवेटिव मारो, तो एल ऑर्बिटल क्या कहती है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x बाय x 1, तो आंसर इज हाफ, आंसर इज हाफ। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस बहुत हैं, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट। क्वेश्चंस बहुत है, बस इसके अंदर फॉर्म्स तो है नहीं कुछ ऐसे। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x, तो ये एल ऑर्बिटल से भी निकाल सकते हो, सीरीज एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हो। तो एल ऑर्बिटल से बता देता मैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a raised to x ln a, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, अब x को 0 रखो तो आंसर ln a, और ये है स्टैंडर्ड। इसके स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये माइनस है, ये 1 है, मैं भी क्या बता रहा हूँ, ये टेंडिंग 0 होना चाहिए, ये टेंडिंग 0 होना चाहिए, और ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो आंसर आएगा ln a। वो 100% सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देगा, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की जगह e रख दो, तो आंसर आ जाएगा ln e, और ln e कितना होता है 1, तो आंसर इज 1, सो आंसर इज 1। तो जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू अल्फा x माइनस e रेज़ टू बीटा x अपॉन x, एल से फटाफट आ जाता है, पर एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो e रेज़ टू बीटा x कॉमन लेंगे, तो अंदर आएगा e रेज़ टू अल्फा माइनस बीटा x माइनस 1। अब इसको सेम सेम बनाना है, तो अल्फा माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो इसकी लिमिट आ जाएगी 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी लिमिट आएगी 1 और ये कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये लिमिट की वैल्यू 1 आ गई और ये आ गया अल्फा माइनस बीटा। बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक मिनट ना, तो जैसे एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। तो इसमें फंडा क्या है, ये e रेज़ टू x स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए उसको -1 चाहिए, cos x को भी दे देंगे, तो एक +1 -1, तो एक हो जाएगा e रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, एक हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करके लिमिट निकालू या लिमिट निकाल के ऐड करूँ, एक ही बात है। तो यहाँ दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं, तो पहले वाले की आ जाएगी 1, दूसरे की आ जाएगी 1/2, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्ट कर रही है तो मैं दोनों अलग अलग निकाल सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 3/2। बाकी मेथड 2 सीरीज एक्सपेंशन, मेथड 3 एल ऑर्बिटल है ना, तो उसमें फटक से आ जाता है। बाकी क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस अच्छे हैं नोट्स के अंदर, है ना, ऐसा नहीं कि मेरे नोट्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है अच्छे वाकई में। नेक्स्ट है 1 रेज़ टू इंफिनिटी। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, ये 1 1 नहीं है, ये 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है। आज सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे यार, कल संडे। ओके, तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी, तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 होता तो यार 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, ये तो हमने पढ़ा है, फिर काय को इधर कचरा कर रहे इसका, है ना। तो ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस की लिमिट, पावर की लिमिट। तो देखो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज़ टू 1/x। तो देखो अगर तुम बेस की लिमिट देखोगे तो 1 है, पावर की लिमिट देखोगे तो इंफिनिटी है, तो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि आंसर इज गोइंग टुवर्ड्स ई, आंसर गोइंग टुवर्ड्स ई। अब तुम्हें एक चीज ये समझानी है मुझे, कब मुझे 1 रेज़ टू इंफिनिटी यूज करना है। तो जब भी बेस की लिमिट 1, पावर की लिमिट इंफिनिटी, और दोनों में सेम वेरिएबल चल रहा है, दोनों में सेम वेरिएबल चल रहा है, तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x रेज़ टू g ऑफ x। तो सबसे पहले फॉर्मेट चेक होगी, तो बेस की लिमिट अगर 1 है, पावर की लिमिट अगर इंफिनिटी है, और दोनों सेम वेरिएबल में है, x यानी सेम वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व करेंगे, e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू a पावर इंटू बेस माइनस 1, पावर इंटू बेस माइनस 1। तो e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू a पावर इंटू बेस माइनस 1। ये बोर्ड में भी बहुत चलता है, बोर्ड सीटी में। तो पावर इंटू बेस माइनस 1। अच्छा, एक थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x रेज़ टू x, चैप्टर है लिमिट्स। तो देखो
तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो x इंफिनिटी है, तो ठीक है, x को 1/y रख दो तो स्टैंडर्ड में चला जाएगा। तो बेस की लिमिट 1 है, पावर की लिमिट इंफिनिटी है, दोनों सेम वेरिएबल, आंसर इज ई। नेक्स्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n। यहाँ ये जो 1 है वो एग्जैक्ट 1 है, और एग्जैक्ट 1 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन, -1/n। अगर n इवन है तो ये 1 है, और n अगर ऑड है तो ये -1 है, तो ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें बच्चे को क्या लगता है ये e होना चाहिए, पर इसमें मिस्टेक क्या हो गई, देखो बेस की लिमिट 1 है, ठीक है, बेस की लिमिट 1 है, ठीक है, पावर की लिमिट इंफिनिटी, वो भी ठीक है, बट दोनों में सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये 1/इंफिनिटी नहीं है। तो क्या करूं फिर इसका, तो इसका होगा RHL LHL। तो RHL यानी x को 0 + h रखो, तो ये 1 + h/n, तो वो आएगा इंफिनिटी। फिर LHL 0 - h, तो 1 - h/n, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन रेज़ टू इंफिनिटी 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL LHL बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो बेस की लिमिट 1 सही है, पावर की लिमिट इंफिनिटी वो भी सही है, पर दोनों में सेम वेरिएबल नहीं है, यानी ये 1/इंफिनिटी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो बेसिक से जाएंगे। बेसिक से कैसे, मतलब फंडे लगा के। तो देखो x टेंडिंग टू 0, अगर cos x को 0 की तरफ भगाएंगे तो ये आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट 0 होता तो 1 आता, एग्जैक्ट 0 होता तो 1 आता, पर ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 0 है, तो ये ऑलमोस्ट 1 है, पर 1 से छोटा है, और 1 से छोटा रेज़ टू इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आएगा नॉट डिफाइंड। अरे समझे, बाकी इसके क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पीछे करते आए हैं। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5/1/x + 3/1/x -1, तो ये बस एक स्टेप आगे चला गया, बाकी सब सेम ही है। तो देखो अब पहले बेस की लिमिट निकालेंगे, तो वो 1 आ रही है, पावर की लिमिट निकालेंगे, इंफिनिटी आ रही है, तो ये 1/इंफिनिटी की फॉर्मेट है। तो आंसर e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पावर इंटू बेस -1, पावर इंटू बेस -1। अब इसमें चला जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन में, तो पीछे जो करते आए ना वही फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ये एक्चुअली ब्रेक होगा, तो 5/1/x -1, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, और ये जो x है इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे 1/x 1/x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ln5, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म a⁻x - 1/x की, a⁻x - 1/x की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ln3। तो आंसर इज e⁻ln15। फंडामेंटल आइडेंटिटी दोनों बेस सेम है, तो 15 नीचे आ जाएगा, तो आंसर इज 15। तो एक्चुअली फंडा ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म, और जैसे ही 1/इंफिनिटी की फॉर्मेट पता चली तो उसका फॉर्मूला लगाना है e⁻ पावर इंटू बेस -1, और पीछे वाले क्वेश्चंस पे चला जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चंस में चला जाएगा। अच्छा, एक रिमार्क है, रिमार्क ये है कि अगर कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ln ऑफ fx है, तो लॉग के केस में लिमिट अंदर जा सकती है, लॉग के केस में लिमिट अंदर जा सकती है, और अगर कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू e fx है, तो एक्सपोनेंशियल में भी लिमिट अंदर जा सकती है। पर ऐसा कभी इनवर्स बॉक्स मॉडुलस फ्रैक्शन उसमें मत कर देना, नहीं तो कचरा हो जाएगा, है ना। तो ln और f इसमें जा सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन x स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये 1/x स्क्वायर इंटू cos x, 1/x स्क्वायर इंटू ln cos x, और 1/x स्क्वायर पावर में चला जाएगा और लिमिट अंदर चली जाएगी,
तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x is to 1 by, तो ये पता क्या हो गया, 1 raised to infinity के फॉर्मेट हो गए। फिर आगे स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के सॉल्व कर लेंगे। 1 raised, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑलवेज आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बोर्ड में भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 plus x upon x। तो मेथड 1 सीरीज एक्सपेंशन, मेथड 2 स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 plus x is to 1 by x। तो ये मैंने 1 by x को पावर में ले लिया, तो इसकी लिमिट आएगी e और ln e कितना हो जाएगा 1, तो वहां से भी आ सकते। मेथड 3 एल हॉपिटल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 plus x upon x। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी कि ये ln है, ये 1 है, ये प्लस है, ये x है विच इज टेंडिंग टू 0, और ये दोनों सेम सेम है, तो आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, बोर्ड में ना ये ln की जगह LOG मिलेगा, बोर्ड में ln की जगह LOG मिलेगा। बाकी फिर वही क्वेश्चन पीछे जो करते आए लिमिट्स के, उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस और एडवांस में भी आते हैं। तो जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a e raised to x minus b cos x प्लस, ध्यान देना इस पे, इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस एंड एडवांस। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है, अब तक क्या कर रहे थे, क्वेश्चन दे रखा था लिमिट्स निकाल रहे थे, क्वेश्चन दे रखा था लिमिट्स निकाल रहे थे। अब क्या हो रहा है, लिमिट दे रखी है, क्वेश्चन बनाना है। तो पहले क्या हो रहा था, क्वेश्चन दिया लिमिट निकालो, अब क्या हो रहा है, लिमिट दे रखी है क्वेश्चन बनाओ। तो लिमिट देने से एक चीज तो पता चल गई, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसका फंडा है सीरीज एक्सपेंशन। तो e raised to x, तो 1 plus x square upon 2 factorial dot 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 minus b 1 minus x square upon 2 factorial dot 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 plus c 1 minus x plus x square upon 2 factorial dot 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 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। फिर अब सारे टर्म्स एक तरफ कर लो, तो a minus b plus c हो गया, फिर a minus c into x, ठीक है, फिर a by 2 plus b by 2 plus c by 2, a by 2 plus b by 2 plus c by 2 into x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे फिर हायर पावर्स आएंगी, आगे फिर हायर पावर्स आएंगी। अब देखो इसमें ना ध्यान देना, अब होगा क्या, इसकी लिमिट 2 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब नीचे की पावर और ऊपर की पावर सेम हो। एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो ABC 3 अननोन 3 इक्वेशन 3 कंडीशन, ABC 3 अननोन 3 इक्वेशन 3 कंडीशन। तो पहली a माइनस बी प्लस सी 0, दूसरी a माइनस सी 0 है। चलो 2 तो आ गई, क्योंकि ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये लिमिट होगी यानी 2। तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 2। 3 अननोन 3 इक्वेशन 3 कंडीशन सॉल्व करेंगे, तो a इक्वल टू c इक्वल टू 1 आ जाएगा और b 2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर एंड चैप्टर इज कंप्लीट, एंड चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, तो अभी कंटिन्यूटी भी नहीं हो पाएगी। ओके, एक काम करते हैं, नेक्स्ट उस पे करते हैं। तो कल क्या है, 27 दिसंबर है ना? तो 27 दिसंबर तुम्हारा ये हो जाएगा मेंस का फुल पोर्शन टेस्ट,
और अगले वाले में क्या करता, 3 जनवरी में KVPY का रख देता, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब एडवांस का भी हो ही जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो एडवांस लेवल का ही है। तो 27 दिसंबर को जेई में FPT4, 3 जनवरी को KVPY का रख देता। एंड मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक यानी ट्यूसडे से क्लासेस 7:30 टू 9:10 चलेगा क्या मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? सर 7:30 ज्यादा हो जाएगा ना। यार हाँ, वो हो जाएगा बहुत टाइम हो जाएगा 7:30 सर। यार वो हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारी सुनूंगा पर करूंगा तो मैं अपनी। सर 7:30 मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ मॉर्निंग 7:30। चलेगा। तो वो इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा काफी टाइम हो गया अपने को रिवीजन लेते हुए। मैं भगाया नहीं सिलेबस को क्योंकि टाइम बहुत था। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं 17 जनवरी को स्टार्ट करता था और एक 31 जनवरी तक चलता था, फिर 4 मार्च से लेके फिर वो 31 मार्च तक चलता था, क्योंकि 5 अप्रैल को एग्जाम आती थी, तो उसमें बहुत भगाता था मैं। तो उधर 2-2 घंटे की क्लासेस चलती थी, तो उधर खींचना भी पड़ता था क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा था। और तुम्हारे केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक तो मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, चॉइस को ही स्टार्ट कर दिया था, तो वो एक चीज थी, तो इसलिए। तो पर लेकिन अब मेरे को लग रहा है क्योंकि अपना कैलकुलस अभी काफी बाकी है और उसके बाद में 10 चैप्टर्स हैं और मैं सोच रहा हूँ 15 से 20 जनवरी के बीच में खत्म हो जाए, तो अपने पास कम से कम 1 2 3 4 वीक्स हैं। तो 4 वीक्स मतलब 5 into 4 20 लेक्चर्स हैं। 20 लेक्चर्स में और अपने चैप्टर ऑलमोस्ट 20 ही हैं, पर हाँ कई छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइट है। अथव ये बोले सर shall I continue revision lectures after this? हाँ अथव as you wish, don't worry, as you wish। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा जो दूसरा बैच लेक्चर है ना वो 9:30 से है, 9:30 to 10:45, और उसको मैं छेड़ नहीं सकता, तो वो फिक्स है, उसको मैं छेड़ नहीं सकता। तो मेरे पास एक ही स्कोप बचता है, ये 7:30 to 9:10 का। क्या बोलते हैं? फिर ये होगा कि चलेगा थोड़ा, हाँ थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस, और सर, ये सुबह उठने की आदत भी डल जाएगी तुम्हारी 7:30 को। मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि सही बोलूं ना, मेरा 9 बजे के पहले लेक्चर लेने का मेरा कभी इच्छा नहीं रहती है, 9 बजे के लेक्चर 9 बजे के पहले, क्योंकि मॉर्निंग मुझे मेरे लिए चाहिए होती है। पर ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो क्या? इवनिंग में पॉसिबल नहीं है क्या? इवनिंग में प्रोडिजी बैच चालू है ना, इवनिंग में प्रोडिजी है, फिर ये है क्या कहते हैं RMO बैच है, तो स्कोप अपने पास यही है, फिर 7:30 से 9:10 ऐसा, ठीक है। तो 7:30 to 9:10 नेक्स्ट ट्यूसडे से, है ना? सॉरी अगर बुरा लग रहा होगा, है ना, पर तुम्हारे लिए ही तो है, तो चलता है, बाकी अपन इधर उधर पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे, है ना? सो ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे से 7:30 to 9:10 लेक्चर्स रहेंगे, एंड ठीक है, बाकी तो अच्छा चल रहा है, इट्स गोइंग गुड एक्चुअली। मैं इतना आराम से मैंने कभी रिवीजन नहीं लिया, आराम से मतलब थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट रही है। तुम देख भी सकते मेरे यूट्यूब पे,
यूट्यूब पे मैंने लास्ट ईयर के रिवीजन लेक्चर के वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, वो भी 2-2 घंटे में कंप्लीट हुए हैं। तो तुम उधर से भी करना चाहो तो उधर से भी करके कर सकते हो, और इधर अटेंड नहीं करना तो वो भी कर सकते हो, एज यू विश। बट इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे से तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो तुम्हें रिवीजन करा रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन होना और मेरे द्वारा किया गया रिवीजन, उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए तो अगर वो यूट्यूब वाला भी करना तो वो भी कर सकते हैं, ये वाले करने तो ये भी कर सकते, सेम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बस ये है कि ज्यादा डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे से, और 31st और 1st को छुट्टी कर देते हैं, 31st और 1st को छुट्टी है ना। एंड नेक्स्ट ट्यूसडे से 7:30 to 9-10 लेक्चर्स, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।